Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are Kendall's rank correlation coefficient, difference between Kendall's tau and Spearman's rho, concurrent deviation method and other measures of correlation. So moving on to our very first slide. देखिए अभी तक हमने जो भी मेजर्स ऑफ कोरिलेशन स्टडी किए हैं वो यूजुअली आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे स्कूल या कॉलेज वगैरह में, बट अब जो हम मेजर्स स्टडी करने जा रहे हैं वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये जो है थोड़े अनकॉमन मेथड्स हैं, बट सिंस वी हैव टू डील विद हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, हम इनको भी स्टडी करेंगे। ये एक्चुअली आगे चल के रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, जब थीसिस वगैरह या रिसर्च पेपर्स बनाए जाते हैं तब इस तरीके के कोरिलेशन मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है इसमें कैंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कैंडल जो है इसको डेवलप करने वाले पर्सन का नाम है और इस कोएफिशिएंट का नाम है टॉ, TAU। सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज टॉ। कैंडल्स टॉ कोएफिशिएंट हम इसको बोलते हैं। कैंडल्स टॉ कोएफिशिएंट जो है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह ही रैंक्स पर बेस्ड होता है। जैसे स्पीयरमैन के केस में हमारे पास जो है क्वालिटेटिव डाटा था, ठीक है, जिसकी रैंकिंग करी जा सकती थी, वैसे ही कैंडल्स टॉ कोएफिशिएंट भी उस डाटा पर अप्लाई होता है जिसकी रैंकिंग करी जा सकती है, यानी कि क्वालिटेटिव डाटा के केस में भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। कैंडल्स रैंक कोरिलेशन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डाटा ऑल्सो, और ये पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ऑल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, जो कार्ल पियर्सन वाला हमने पढ़ा था, वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा पर अप्लाई हो सकता है। बट ये वाला जो टेस्ट है, ये ऑर्डिनल लेवल डाटा जिसमें हम चीज़ों को रैंक कर सकें, उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा हो एक तो। दूसरी बात, ज़्यादातर जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, और आगे चल के जब रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया जाता है तो ऐसे ही नहीं डाटा पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर दिया जाता है। पहले चेक किया जाता है कि वो जो डाटा कलेक्ट होके आया है, वो डाटा जो है किसी भी टेस्ट को लगाने से पहले उस टेस्ट के सारे अजम्पशंस को पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो अगर जो है कोई भी डाटा अजम्पशंस पर खरा नहीं उतरता है, फेल हो जाता है, किसी भी टेस्ट के अजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी आप कैंडल्स रैंक कोरिलेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली इट इज़ बेस्ड ऑन लेस अजम्पशंस। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें कंपैरेटिवली अजम्पशंस ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए और इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का ये सब्सटीट्यूट या ऑल्टरनेटिव बन सकता है तब जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल हो। क्यों? देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो भी मेथड्स हैं, नॉट जस्ट फॉर कोरिलेशन, आगे भी हम जो मेथड्स पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, उन सब में एक कॉमन अजम्पशन होता है दैट द डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा कलेक्ट होकर आ रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ही हो, ठीक है, इट कैन बी स्क्यूड ऑल्सो। अब बेसिकली क्या अज्यूम करके चलते हैं ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स में कि लार्जर द सैम्पल साइज मोर इजी इट इज़ फॉर द डाटा, ठीक है, टू ग्रो इन टू द शेप ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सैम्पल साइज जितना बड़ा दोगे, जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा, जितना बड़ा सैम्पल साइज लोगे, ठीक है, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ले लेगा। मतलब जो डाटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप खुद लॉजिकली सोच के देखो, अगर जो है डाटा ही बहुत कम है तो चांसेस ज़्यादा है कि डाटा स्क्यूड हो, ठीक है, एक तरफ के नंबर्स ज़्यादा हो, मे बी द स्मॉल वैल्यूज़ और मे बी द लार्जर वैल्यूज़। लेकिन अगर आप बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपका सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आए, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर सैम्पल साइज थोड़ा लार्ज लेने की कोशिश करी जाती है। अब तब क्या किया जाए जब सैम्पल साइज है ही स्मॉल? तो जब सैम्पल साइज स्मॉल होता है तब कैंडल्स रैंक कोरिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल्स रैंक कोरिलेशन के केस में बहुत जल्दी डाटा इवनली स्प्रेड हो जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ले लेता है। वो इसलिए क्योंकि ये रैंक्स पर बेस्ड है, और रैंक जो है वो किस तरीके से चलती है भाई, 1 रैंक दोगे, 2 रैंक दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, इस तरीके से सीक्वेंस में चलती है, ऑर्डरिंग होता है। तो इसमें जो है एक तरफ का डाटा ज़्यादा होने का चांसेस नहीं होते हैं, इसमें जो है बहुत इजीली डाटा इवनली स्प्रेड होता है। बट ये चीज़ तो फिर स्पेयरमैन वाले में भी होनी चाहिए है। तो स्पेयरमैन में एक और प्रॉब्लम है, आपने देखा था वो टाइड रैंक्स वाला केस, जब रैंक्स टाई हो जाती हैं तो हमको एडजस्टमेंट या करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 पेयर्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करें। सोचो जब एक्चुअल में सैम्पल साइज कलेक्ट किया जाता है तो वो हंड्रेड्स में होता है, थाउजेंड्स में भी हो
सकता है। तो उस केस में अगर रैंक टाई वाला केस हो गया, कितनी सारी रैंक्स जो है वो टाई हो सकती है, कितने एडजस्टमेंट फैक्टर और करेक्शन फैक्टर जो है ऐड किए जाएंगे, कितनी बार। सो वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए जब सैम्पल साइज स्मॉल हो और टाइड रैंक्स जो है, सैम्पल साइज स्मॉल होने का मतलब भी हंड्रेड्स में होगा। जब रिसर्च करेंगे ना तो लार्ज सैम्पल साइज थाउजेंड्स में, स्मॉल सैम्पल साइज भी कम से कम 100, 200, 300 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो स्मॉल का मतलब ये मत समझ लेना 10-12, जैसे हमने 10-12 पेयर्स लेके क्वेश्चन लगाया, ऐसे नहीं होता। सो स्मॉल सैम्पल साइज, रिसर्च में स्मॉल सैम्पल साइज भी हंड्रेड्स में जाता है। ठीक है, सो जब सैम्पल साइज स्मॉल हो, ठीक है, तब भी हंड्रेड्स में तो एटलीस्ट होगा। और अगर बहुत सारी टाइड रैंक्स हो, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रही हो, तो फिर हम केंडल रैंक कोरिलेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेयरमैन की जगह पे। फिर देखिए किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो केंडल्स रैंक कोरिलेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द सिमिलैरिटीज इन द ऑर्डरिंग ऑफ डाटा व्हेन इट इज रैंक्ड बाय क्वांटिटीज। जब रैंक किया जाता है न्यूमेरिकली, भाई नंबर्स दिए जाते हैं, रैंक क्या है, नंबर्स की फॉर्म में रैंकिंग दी जाती है। तो जब रैंकिंग दी जाती है तो 2 एक्सपर्ट्स हैं या 2 इंटरव्यूअर है या 2 जजेस हैं, वो रैंकिंग दे रहे हैं। तो उनकी रैंक्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ये चीज़ हम एग्जैक्टली क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर कुछ अजम्पशंस केंडल टेस्ट के भी हैं। ठीक है, क्या अजम्पशन है कि डाटा शुड बी मिनिमम ऑर्डिनल लेवल डाटा कम से कम होना चाहिए है, यानी कि एटलीस्ट डाटा ऐसा होना चाहिए है जिसको जो है ऑर्डर में अरेंज किया जा सके, जिसको रैंक्स दी जा सकें। बाकी अगर कॉन्टिन्यूस स्केल है, मतलब कॉन्टिन्यूस स्केल मतलब इंटरवल या रेशियो लेवल डाटा, अगर इंटरवल या रेशियो लेवल डाटा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर तो टेस्ट अप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन खासियत यही है इस मेथड की कि ये क्वालिटेटिव डाटा यानी कि ऑर्डिनल लेवल ऑफ डाटा पर भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर देखिए ऑर्डिनल स्केल्स जो हैं आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट्स। भाई ऑर्डिनल लेवल डाटा कौन सा होता है, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं जो कि नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, इन चीज़ों को इंसान न्यूमेरिकली नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल आप धूप से थके हुए हैं, आपने पानी पिया, आपने पहला गिलास पानी का पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, तो आप ये बता सकते हो कि पहले गिलास से आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे से थोड़ा कम, तीसरे से थोड़ा और कम। लेकिन ये नंबर्स में थोड़ी बता सकते कि पहले गिलास से मेरे को 10 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे से 9, तीसरे से 8। इस तरीके से न्यूमेरिकली आप नहीं बता सकते हैं। सो ये जो है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इनके लिए भी लिकर्ट स्केल वगैरह जैसे स्केल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी सेटिस्फाइड, इसमें ना डिग्री रिप्रेजेंट करी जा रही है। वेरी सेटिस्फाइड, आपने पानी का गिलास पिया, आप 100% सेटिस्फाइड हो गए, आपको बहुत शांति मिली। समवॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आप कह सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो आदमी बोलेगा ठीक ठीक सेटिस्फैक्शन मिला पानी पी के। न्यूट्रल, ठीक है, वो कहेगा कि आई एम न्यूट्रल, पानी पीता तो भी ठीक था, नहीं पीता तो भी ठीक था, इतना कोई मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। समवॉट अनसेटिस्फाइड, उसको जो है वो धूप से आया, गर्म पानी दे दो तो वो कहेगा भैया मैं तो अनसेटिस्फाइड हूँ। एंड वेरी अनसेटिस्फाइड, उबलता हुआ पानी दे दो, वेरी अनसेटिस्फाइड हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो यानी कि इंसान जो है अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ को लेके इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से मैंने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया आपके सामने, मोदी जी इज़ अ गुड लीडर, और मैंने आपसे बोला कि इस चीज़ पर, इस आर्ग्यूमेंट पे आप अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो आप नंबर्स तो दे नहीं सकते। कोई बोलेगा हाँ 10 नंबर मोदी जी बढ़िया लीडर है, 5 नंबर मोदी जी बढ़िया लीडर है। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट न्यूमेरिकली कि आप इस वाक्य से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये स्टेटमेंट जो है वो एग्री करते हैं आप इससे या नहीं करते हैं। तो इस तरीके से लिकर्ट स्केल होता है। देखो, स्ट्रांगली एग्री, देन न्यूट्रल, देन डिसएग्री, देन स्ट्रांगली डिसएग्री। अब ये एक तरीके से एक ही चीज़ की 5 डिग्री हो गई हैं। सो किसी ने बोला कि, मैंने बोला कि मोदी जी इज़ अ गुड लीडर, आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं मेरे आर्ग्यूमेंट से, मतलब आपको 100% मेरी बात सही लगी। आप एग्री करते हैं तो मतलब कि हाँ आपको मेरी बात सही लगी, नॉट 100% बट सही लगी। न्यूट्रल, तो आप इस बात पे जो है अपनी ओपिनियन देना ही नहीं चाहते हैं, या आप जो है इस बात से ना ही इस बात पे हाँ बोल रहे हैं ना ही इस बात पे ना बोल रहे हैं। डिसएग्री, मतलब आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि मोदी जी अच्छे लीडर है। और स्ट्रांगली डिसएग्री, अब जो कांग्रेस सपोर्टर होगा वो कहेगा नहीं मैं तो इस बात से जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ये से बोलते हैं लिकर्ट स्केल। तो इस तरीके से लिकर्ट स्केल बना के लोगों की ओपिनियन ली जा सकती है क्वालिटेटिव चीज़ों के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, और फिर इनको रैंक दी जा सकती है। भाई ये ऑर्डर में ही तो अरेंज्ड है, स्ट्रांगली एग्री, फिर उससे थोड़ा कम एग्री, फिर उससे थोड़ा कम न्यूट्रल, फिर उससे थोड़ा कम डिग्री हुई तो डिसएग्री, और उससे बिल्कुल ही कम स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसको रैंक दी जा सकती है ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, और फिर जो है निकाले जा सकते हैं कोरिलेशन। सो इस तरीके से ऑर्डिनल डाटा को अरेंज किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूस स्केल्स मतलब इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा। ठीक है,
ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा पे तो बहुत इजीली आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए कब डिज़ायरेबल है, कब इस टेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जब एटलीस्ट हमारा डाटा जो है वो मोनोटोनिक रिलेशनशिप फॉलो करता है। सो मोनोटोनिक रिलेशनशिप में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लेट्स से इफ़ अ वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, तो अगर x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इस केस में डायरेक्ट रिलेशन था, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। इसमें इनवर्स रिलेशन है कि x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। ये इनवर्स रिलेशन का केस हुआ, इनको हम बोलते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप। अगर इस तरीके से हो कि x जो है इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में y कभी इंक्रीज हो रहा है कभी y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो बीच में जो है चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कब x जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन उसके रिस्पॉन्स में y पहले तो इंक्रीज हो रहा था फिर वो डिक्रीज होने लगा, तो ऐसे केसेस को हम नॉन मोनोटोनिक रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x वॉज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो y पहले ये देखो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और फिर जो है डिक्रीज होने लगा। सो बेसिकली इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट नहीं रहता है, ऐसे केसेस को हम नॉन मोनोटोनिक रिलेशनशिप का केस बोलते हैं। सो ये वाला जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिक वेरिएबल्स के ऊपर ही अप्लाई किया जाना चाहिए है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका होगा, देखिए वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट पेयर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले, क्वेश्चन लेने से पहले वी शुड नो कि ये कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स क्या होते हैं और कैसे इनका पता लगाना है। सो ये 7 आइटम्स दिए हैं 1 to 7, इसके ऊपर फर्स्ट एक्सपर्ट ने रैंकिंग दी है, सेकेंड एक्सपर्ट ने रैंकिंग दी है, ये अपने पास रैंक्स अवेलेबल है। अब कैसे पता चलेगा कॉन्कॉर्डेंट पेयर कौन सा है, डिस्कॉर्डेंट पेयर कौन सा है? अब इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, मैंने हर तरीके से डेफिनेशन लिखी है और मैं आपको इसमें से जो है कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। सो कॉन्कॉर्डेंट पेयर का मतलब है ऑर्डर्ड इन द सेम वे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है। अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कंसिडर्ड कॉन्कॉर्डेंट इफ x2 minus x1 and y2 minus y1 have the same sign, और डिस्कॉर्डेंट अगर पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x2 minus x1 and y2 minus y1 have अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस होंगे तो डिस्कॉर्डेंट और सेम साइंस होंगे तो कॉन्कॉर्डेंट। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट आइटम है, ठीक है, इसमें दोनों एक्सपर्ट्स की रैंक कितनी है 1-1, तो 1 को 2 के साथ चेक करो इधर और इधर 1 को 3 के साथ चेक करो। ठीक है, क्या करना है, x2 minus x1 y2 minus y1। सो 1 minus 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, और 1 minus 3 करेंगे तो भी माइनस का साइन आएगा। तो देखो सेम साइन आ रहा है, सेम साइन आ रहा है, मतलब ये कौन सा पेयर है, कॉन्कॉर्डेंट पेयर है। सो एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर हमको मिल गया। फिर ऐसे ही हर एक के साथ इंडिविजुअली चेक करना है। फिर 1 को चेक करेंगे हम लोग 3 के साथ, और इधर 1 को चेक करेंगे 6 के साथ। तो 1 minus 3 करेंगे तो भी माइनस में आएगा, 1 minus 6 करेंगे तो भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, सेम साइन है, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। और टू बी मोर क्लियर, ये वाला माइनस का साइन बेहतर होगा अगर हम लोग इधर लगा लें कि जब 1 को 2 के साथ और इधर 1 को 3 के साथ चेक किया था। फिर जो है 1 को 4 के साथ चेक करो, इधर 1 को 2 के साथ चेक करो। ठीक है, सो 1 minus 4 माइनस का साइन आएगा, 1 minus 2 माइनस में आएगी वैल्यू, तो सेम साइन है, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। फिर इधर 1 को चेक करो 5 के साथ, इधर 1 को चेक करो 7 के साथ, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। फिर 1 को 6 के साथ, इधर 1 को 4 के साथ, माइनस माइनस, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। और इधर 1 को 7 के साथ और इधर 1 को 5 के साथ चेक करो, माइनस माइनस का साइन आएगा, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हुए। डिस्कॉर्डेंट कोई भी नहीं था क्योंकि हर बार साइन सेम आया है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। ये तो अभी मैं इसके हिसाब से आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग हर तरीके से डेफिनेशन समझ सके कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स की। बाकी इसका एक बहुत आसान तरीका होता है जो मैं आगे बताऊंगी, सो डोंट वरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपने को सॉल्व नहीं करना है। फिर देखो अब 2 को चेक करेंगे सबके साथ।
सो 2 को 3 के साथ चेक करो और इधर 3 को 6 के साथ, तो 2 माइनस 3 माइनस का साइन आएगा, 3 माइनस 6 माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कौन सा आइटम, ये वाला, तो यानी कि सेम साइन है, एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। फिर इधर 2 को चेक करो 4 के साथ, 3 को चेक करो 2 के साथ। अब 2 माइनस 4 तो माइनस में आएगा -2, सिर्फ साइन से मतलब है अपने को यहाँ, और 3 माइनस 2 प्लस का साइन आएगा +1। सो अब ये अपोजिट साइंस हो गए, तो मतलब ये डिस्कॉर्डेंट पेयर है, एक अपने को डिस्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। फिर 2 को चेक करेंगे 5 के साथ, 3 को चेक करेंगे 7 के साथ, माइनस का साइन आएगा, एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। फिर ऐसे ही 2 माइनस 6 माइनस का साइन, और 3 माइनस 4 अगेन माइनस का साइन, तो एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। और 2 माइनस 7 माइनस का साइन, 3 माइनस 5 भी -2, तो माइनस का साइन, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिल गया। तो ये 4 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो गए, ये एक डिस्कॉर्डेंट पेयर हो गया। एक और करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो अब हम चेक करेंगे फॉर द थर्ड आइटम। फॉर द थर्ड आइटम वी आर चेकिंग, तो 3 को 4 के साथ, 6 को 2 के साथ, 3 माइनस 4 माइनस का साइन, 6 माइनस 2 पॉजिटिव साइन आएगा। सो ये मिला एक डिस्कॉर्डेंट पेयर यहाँ पे। फिर ऐसे ही 3 माइनस 5 माइनस का साइन, 6 माइनस 7 माइनस का साइन, 3 माइनस 5 माइनस साइन, 6 माइनस 7 यस माइनस का साइन, ये मिला एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर। फिर 3 माइनस 6 माइनस का साइन, लेकिन 6 माइनस 4 पॉजिटिव साइन, ये मिला एक और डिस्कॉर्डेंट पेयर। ये 3 माइनस 7 माइनस का साइन, लेकिन 6 माइनस 5 पॉजिटिव साइन, तो ये मिला एक और डिस्कॉर्डेंट पेयर। तो देख लीजिए 3 डिस्कॉर्डेंट पेयर और एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर। सो इस तरीके से जो है चेक करना है। सो ये तो थी पहली डेफिनेशन कि किस तरीके से ऑर्डर्ड है। अगर सेम तरीके से ऑर्डर्ड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो कॉन्कॉर्डेंट है, अदरवाइज डिस्कॉर्डेंट है। लेट्स कम टू अनदर डेफिनेशन। अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 y1 एंड x2 y2 दैट फॉलोज द प्रॉपर्टी दिस। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्कॉर्डेंट है, मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2 है और y1 भी ग्रेटर देन y2 है, तो कॉन्कॉर्डेंट है। ठीक है, या फिर x2 ग्रेटर देन x1 एंड y2 ग्रेटर देन y1 है, तो कॉन्कॉर्डेंट है। और अगर साइंस अपोजिट होंगे तो डिस्कॉर्डेंट है। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है एंड y2 ग्रेटर देन y1 है, ठीक है, इस साइड x1 मतलब फर्स्ट आइटम ग्रेटर है, इस साइड y2 मतलब सेकेंड आइटम ग्रेटर है, तो डिस्कॉर्डेंट पेयर्स हैं। इससे समझ में नहीं आएगा, इससे करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल से। देखो फर्स्ट वाले को चेक करना है, अब अपन फर्स्ट आइटम चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट का कंपैरिजन 2 के साथ करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कम है। फर्स्ट को जब 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्या है, कम है, लेस है। ऐसे ही 1 को जब 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो भी 1 लेस है। ठीक है, तो दोनों जो है, दोनों केसेस में 1 की वैल्यू अगले वाले नंबर से कम है। ठीक है, तो ये कॉन्कॉर्डेंट पेयर होगा। ऐसे ही 1 को 3 के साथ चेक करो, 1 को 6 के साथ चेक करो, दोनों ही केसेस में ये 1 1 जो है आगे के नंबर से कम है, लेस है, मतलब सेम है, तो उस केस में भी एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर हमको मिला। सो पहले वाले केस में तो सारे ही कॉन्कॉर्डेंट पेयर होंगे, क्यों, क्योंकि 1 के बाद जितने भी नंबर है वो उससे ज़्यादा है, और दोनों ही वैल्यूज़ एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2 की 1 1 है, तो इधर भी सारे नंबर्स 1 से ज़्यादा हैं, इधर भी सारे नंबर्स 1 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 1 जो है वो हर नंबर से कम ही आएगा, इधर वाले कॉलम में भी, इधर वाले कॉलम में भी, तो यानी कि सारे पेयर्स कॉन्कॉर्डेंट ही होंगे। 6 आइटम्स के साथ कंपैरिजन करना है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, तो सारे कॉन्कॉर्डेंट ही आएंगे। सो इसीलिए बीच से कोई आइटम लेते हैं, सेकेंड वाले को ले लेते हैं। चलो इसका चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब 2 को अगर 3 से कंपेयर करें, ठीक है, तो 2 क्या है, लेस है, और 3 को जो है 6 से कंपेयर करें तो 3 क्या है, लेस है। सेकेंड आइटम को चेक करना, याद रखना, तो ये भी लेस है, तो यानी कि एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो गया। यहाँ पे लिख रही हूँ टू काउंट, एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो गया। फिर जो है 2 को चेक करेंगे 4 के साथ, तो 2 को अगर 4 के साथ चेक करेंगे तो 2 लेस है, और 3 को अगर 2 के साथ चेक करते हैं तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, मोर, ज़्यादा है, तो एक लेस एक मोर, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो यानी कि डिस्कॉर्डेंट हो गया। फिर जो है 2 को 5 के साथ चेक करो और 3 को 7 के साथ चेक करो, 2 5 से छोटा है, इधर 3 भी 7 से छोटा है, सेम लेस लेस, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिला।
फिर 2 को 6 के साथ चेक करो और 3 को 4 के साथ चेक करो। सो 2 जो है वो 6 से छोटा है, इधर 3 भी 4 से छोटा है, लेस लेस, तो एक कॉन्कॉर्डेंट पेयर और मिला। और फिर 2 को 7 के साथ चेक करो, 3 को 5 के साथ चेक करो। सो 2 जो है वो 7 से छोटा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, लेस लेस, एक और कॉन्कॉर्डेंट पेयर मिला। तो 4 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो गए, एक डिस्कॉर्डेंट पेयर। ये देखो 4 कॉन्कॉर्डेंट पेयर, एक डिस्कॉर्डेंट पेयर। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आगे वाली डेफिनेशन भी देखिए सेम ही है। इफ बोथ मेंबर्स ऑफ वन ऑब्जर्वेशन, ये है एक ऑब्जर्वेशन, इसके दोनों मेंबर्स मतलब दोनों एक्सपर्ट या जज या इंटरव्यूअर द्वारा दी गई रैंक आर लार्जर देन देयर रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ द अदर ऑब्जर्वेशन, बाकी की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके साथ कंपैरिजन करना है कि लार्जर है या स्मॉलर है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर इधर 2 लार्जर है और इधर 3 भी लार्जर है तो कॉन्कॉर्डेंट पेयर कहलाएंगे। और अगर एक तरफ जो है 2 लार्जर है बट इधर 3 जो है अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करने पे मोर निकलता है, सॉरी ये लार्जर है और ये कम निकलता है, या ये कम है और ये लार्जर निकलता है, अपोजिट डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं, तो फिर उस केस में डिस्कॉर्डेंट पेयर कहलाएंगे। द पेयर फॉर विच x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। अब जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, बट ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये वैल्यू अगर सेम हो जाती तो एक तरीके से टाइड रैंक्स वाला केस हो जाता। तो ऐसे केसेस को कॉन्कॉर्डेंट या डिस्कॉर्डेंट क्लासीफाई ही नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तभी ये बोला गया था कि जब टाइड रैंक्स का केस हो तो कैंडल वाला जो है मेथड इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें जिस पेयर के लिए x1 और x2 बराबर होंगे या y1 और y2 की वैल्यूज़ बराबर होंगी, मतलब इस कॉलम की कोई भी रैंक्स बराबर होंगी या इस कॉलम की कोई भी रैंक्स बराबर होगी, तो उनको हम कॉन्कॉर्डेंट या डिस्कॉर्डेंट में क्लासीफाई ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ये मेथड क्यों ज़्यादातर जो है नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें मैनुअल कैलकुलेशन आपने देखा कितना डिफिकल्ट है। मैनुअल कैलकुलेशन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आजकल तो सारे जो है इकोनोमेट्रिक्स वगैरह के अपने पास सॉफ्टवेयर हैं, सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाए जाते हैं। तो ये जो अब मैं आपको मेथड्स पढ़ा रही हूँ ना, ये अनकॉमन मेथड्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसीलिए जो है इसको मैनुअली करना मुश्किल होता है। जब रिसर्च करते हैं ना, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करते हैं, अपने को वैल्यू मिल जाती है, तो वहाँ पे इन मेथड्स का इस्तेमाल होता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एटलीस्ट एक दो एग्जाम्पल आपको करके दिखा दूँ। तो देखो 2 इंटरव्यूअर है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 इंटरव्यूअर है, उन्होंने 12 कैंडिडेट्स को रैंकिंग दी है, A2L कैंडिडेट्स के नाम है। 2 इंटरव्यूअर्स ने अपनी अपनी रैंकिंग दी है। तो इसमें आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एक इंटरव्यूअर की जो रैंकिंग हो वो सीक्वेंस में लिखी हो। जैसे 1 से 12 तक रैंकिंग है तो वो सीक्वेंस में हो 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरे इंटरव्यूअर की जो रैंकिंग है वो फिर उसके अकॉर्डिंग लिखनी है कि ए कैंडिडेट है तो इसको फर्स्ट इंटरव्यूअर ने 1 दी, सेकंड वाले ने भी फर्स्ट रैंक दी, बी वाले को दोनों ने सेकंड रैंक दी, सी वाले को फर्स्ट इंटरव्यूअर ने 3rd रैंक दी थी और लेकिन इंटरव्यूअर 2 ने जो है 4th रैंक दी थी। सो कहने का मतलब ये है एक इंटरव्यूअर की जो रैंक्स होती हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में 1 2 3 4 में ही अरेंज करना होता है, और फिर दूसरे इंटरव्यूअर की रैंक्स इसके अकॉर्डिंग देनी होती है कि सामने पर्सन कौन सा है। ये वाली रैंक्स भी पर्सन के अकॉर्डिंग ही दी गई है, लेकिन पर्सन इस रैंक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। जिसकी रैंक इस इंटरव्यूअर ने जिसको फर्स्ट रैंक दी है वो यहाँ लिखा है, जिसको सेकंड रैंक दी वो यहाँ, जिसको 3rd रैंक दी वो यहाँ, जिसको 4th रैंक दी उसका नाम यहाँ। फिर जब नाम लिख जाएंगे उसके बाद सेकंड इंटरव्यूअर की रैंक्स को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आसान तरीका कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स निकालने का क्या करना चाहिए है, ठीक है। क्या करना है आपको, कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स आर हाउ मेनी लार्जर रैंक्स आर बिलो अ सर्टेन रैंक। फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दो जहां पे सीक्वेंस में है 1 to 12। जो सेकंड वाला है ना, पहले मैं आपको ये चीज़ का एक एग्जांपल और दूं सो इट वुड बी मोर क्लियर। जैसे फर्स्ट इंटरव्यूअर है, सेकंड इंटरव्यूअर है, ठीक है, और ये तो ABCD लिख दिया हमने सीक्वेंस में, सो फॉरगेट ABCD। लेट्स से देयर आर नेम्स ऑफ पीपल, रीना, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इंटरव्यूअर है इसने जो है फर्स्ट रैंक दी रीना को, ठीक है, फिर इसने सेकंड रैंक दी मीना को, फिर इसने 3rd रैंक दी टीना को। तो ये जो फर्स्ट इंटरव्यूअर है ना, इसकी सारी रैंक्स को हम सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 3 4 5, और उसके आगे नाम लिखेंगे कि इस इंटरव्यूअर ने फर्स्ट रैंक किसको दी है, सेकंड किसको दी, 3rd किसको दी, ठीक है, राजू, 4th रैंक किसको दी, कमल,
5th रैंक किसको दी, इस तरीके से फिर नेम्स लिखने हैं। नाम पहले से नहीं लिखना, पहले हमें ये लिखना है एक इंटरव्यूअर की रैंक सीक्वेंस में लिख लो, फिर बताना है कि इस इंटरव्यूअर ने पहली रैंक रीना को दी तो रीना का नाम लिख दो, दूसरी रैंक मीना को दी तो मीना का नाम लिख दो। फिर जो सेकेंड इंटरव्यूअर होगा उसकी रैंक अब हम इस हिसाब से लिखेंगे कि रीना को इस वाले ने क्या रैंक दी, सेकंड रैंक दी, मीना को सेकंड वाले ने क्या रैंक दी, 4th दे दी, टीना को क्या दी, 1st दी, राजू को 3rd दी, कमल को 5th दी। इस तरीके से पहली बात तो समझिए कि टेबल बनता है। हालांकि टेबल बनाने का काम अपना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर सब कर लेता है। खैर, तो इस तरीके से जब डाटा अरेंज होगा तो पहले वाले इस वाले कॉलम को तो भूल जाओ जहाँ सीक्वेंस में है। जो दूसरा वाला कॉलम होता है ना, उसमें बस आपको इतना देखना होता है कि जो आइटम आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे फर्स्ट वाला, उसके बाद इससे लार्ज नंबर्स कितने हैं। तो 1 के बाद तो सारे ही नंबर्स उससे लार्ज है, उससे बड़े हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या माने जाएंगे, कॉन्कॉर्डेंट पेयर। तो टोटल कितने आइटम्स है, 12, ठीक है, एक हो गया ये 1, इसके बाद कितने नंबर है, 11, और सारे नंबर इससे बड़े हैं तो पूरे 11 कॉन्कॉर्डेंट पेयर है। ऐसे ही 2 के बाद कितने नंबर इससे बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर इससे बड़े आ रहे हैं तो 10 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हैं। कोई छोटा होता तो वो डिस्कॉर्डेंट पेयर होता। अब जैसे 4 है, 4 के बाद काउंट करो तो 4 के बाद 3 जो है वो कम है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 जो है 4 से कम है, तो ये एक डिस्कॉर्डेंट पेयर हो जाएगा। हम इस वाले आइटम के लिए चेक कर रहे हैं, तो 4 के बाद 3 आ रहा है तो एक डिस्कॉर्डेंट पेयर हो गया। फिर 4 के बाद 6 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर उससे बड़े हैं 4 के बाद, तो 8 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जिस आइटम के लिए आप कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर कैलकुलेट करना चाहते हो उसके बाद में देख लो कितने नंबर उससे बड़े कितने छोटे, जितने नंबर उससे बड़े उसके आगे उतने कॉन्कॉर्डेंट पेयर लिख दो, जितने नंबर उससे छोटे उतने डिस्कॉर्डेंट लिख दो। अब फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, 3 के बाद आपको देखना है, तो 3 के बाद 6 5 8 7 सारे ही नंबर इससे बड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कॉन्कॉर्डेंट पेयर है। देखो 8 कॉन्कॉर्डेंट आ गए, डिस्कॉर्डेंट 0 आ गया। तो ये है आसान तरीका। इस तरीके से काफ़ी आसानी होगी कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स निकालने में, और इसीलिए कहा गया था कि ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। भाई दोनों जो इंटरव्यूअर है ना उनकी रैंक्स में बस हम सिमिलैरिटी तो देख रहे हैं। So the number of discordant pairs is similar to step 2, only you are looking for smaller ranks not larger ranks। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स निकालते हैं, ये देखते हैं कि इससे बड़े कितने नंबर है आगे, और डिस्कॉर्डेंट पेयर निकालने के लिए ये देखते हैं कि जिस आइटम के लिए चेक कर रहे हैं उसके बाद कितने छोटे नंबर्स हैं। दैट्स इट। फिर इनका सम टोटल कर लो कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर का। फॉर्मूला है कैंडल स्टॉ का C माइनस डी डिवाइडेड बाय C प्लस डी, मतलब कॉन्कॉर्डेंट माइनस डिस्कॉर्डेंट डिवाइडेड बाय कॉन्कॉर्डेंट प्लस डिस्कॉर्डेंट, लाइक दिस। तो कॉन्कॉर्डेंट अपना आया है 61, 61 माइनस डिस्कॉर्डेंट 5 आया है सम टोटल, सो 61 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 5, ये आएगा 0.85, एंड 0.85 रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, एक एग्जाम्पल और कराते हैं, बहुत आसान है ये, बट इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों इंटरव्यूअर्स ने बाई चांस रैंक सेम दी है। इसने भी ए को फर्स्ट रैंक दी, इसने भी ए को फर्स्ट रैंक दी, इसने बी को सेकंड रैंक दी, इसने भी बी को सेकंड रैंक दी, सेम रैंक्स दी हैं। अब ऐसे केस में अगर कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो डिस्कॉर्डेंट तो 0 ही आएंगे ना, क्योंकि दोनों की रैंक्स कंप्लीटली सिमिलर है, तो परफेक्ट कोरिलेशन निकल के आएगा। 1 के बाद इससे बड़े कितने नंबर है, सारे, तो ये टोटल 12 है, तो 1 के बाद कितने नंबर हो गए, 11, तो 11 कॉन्कॉर्डेंट पेयर। फिर अगर 2 के लिए देखोगे तो 2 के बाद सारे ही नंबर उससे बड़े हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कॉन्कॉर्डेंट पेयर हो गए। ऐसे ही आप किसी भी नंबर के बाद देखोगे ना तो सारे ही नंबर उससे बड़े हैं, तो डिस्कॉर्डेंट पेयर तो है ही नहीं, सारे कॉन्कॉर्डेंट है। तो टोटल आया कॉन्कॉर्डेंट वाले का 66, डिस्कॉर्डेंट का आया 0। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो 66 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 66 प्लस 0, ये आएगा 1, विच मीन्स परफेक्ट एग्रीमेंट, परफेक्ट कोरिलेशन निकल के आया है। दोनों के दोनों जो इंटरव्यूअर है ना वो बिल्कुल सहमत है, उनकी जो राय है वो बिल्कुल सेम है। So the interpretation of Kendall's law in terms of the probabilities of observing the agreeable concordant and non-agreeable discordant pairs is very direct। कहने का मतलब ये है कि इस टेबल से देख के भी विजुअली भी पता लगाया जा सकता है कि जो दोनों इंटरव्यूअर्स हैं या जो दोनों जजेस हैं या जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं जो भी क्वेश्चन में हैं, ठीक है, वो जो है आपस में एक दूसरे की राय से सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनके विचार जो है, उनका थॉट प्रोसेस जो है वो मैच करता है या नहीं करता है, ये चीज़ काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहती है। अच्छा, अनदर थिंग, ज़्यादातर इसमें वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है,
ज़्यादातर वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये चीज़ क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है, और इसमें टॉ कोरिलेशन में हम लोग जो साइन होता है ना, साइन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यूजुअली साइन को हटा के जो वैल्यू होती है ना, सिर्फ वैल्यू से कोरिलेशन चेक करते हैं। वो इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाना है। लेट्स से ए इंटरव्यूअर है, बी इंटरव्यूअर है, ठीक है। तो ए की रैंकिंग ऐसे 1 2 3 4 अरेंज करी। तो ए ने फर्स्ट रैंक रीना को दी, सेकंड रैंक मीना को, थर्ड रैंक टीना को, और फोर्थ रैंक सीमा को, ठीक है। फिर अब हम बी की रैंक लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग कि बी ने रीमा को कितनी रैंक दी, बी ने मीना को कितनी रैंक दी, बी ने टीना को कितनी दी, और बी ने सीमा को कितनी दी। इसका उल्टा भी तो हम कर सकते थे। हम बी वाले की रैंक पहले और ए की बाद में लिख सकते थे। लेट्स से हमने बी की रैंक सीक्वेंस में लिखी 1 2 3 4, ठीक है, और बी की रैंक पहले लिखी। तो बी ने जो है फर्स्ट रैंक किसको दी थी? बी ने फर्स्ट रैंक दी थी मीना को, और सेकंड रैंक दी थी रीना को, तो यहाँ रीना का नाम आ जाएगा। फिर थर्ड रैंक दी थी टीना को, तो टीना का नाम आ जाएगा, और फोर्थ रैंक सीमा को दी थी, या सीमा का नाम आ जाएगा। अब ए की रैंक लिखो। सो ए ने मीना को कौन सी दी थी? सेकंड, और ए ने जो है रीना को कौन सी दी थी? फर्स्ट, और ए ने टीना को दी थी थर्ड, और सीमा को दी थी फोर्थ। तो अब इसमें हुआ क्या, हम कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स कैसे निकालते हैं? इस वाले कॉलम से ही। जो सीक्वेंस में लिखा होता है उसका तो कोई रोल है ही नहीं कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स निकालने में। तो अगर हम इस तरीके से अरेंज करें, तो यानी कि ये वाला जो कॉलम है, बी वाले की जो रैंक है, उसके बेसिस पे हम कॉन्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट पेयर निकाल रहे हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम यहाँ पे ए वाले की जो रैंक है उसके बेसिस पे कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर निकालते। तो ऐसे केसेस में क्या होता? कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्कॉर्डेंट और नंबर ऑफ डिस्कॉर्डेंट पेयर्स बदल जाते, और वो सिर्फ इस बेसिस पे बदलते कि आप पहले इसके द्वारा दी गई रैंक्स लिख रहे हैं या आप पहले इसके द्वारा दी गई रैंक्स लिख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में फिर साइन का उतना महत्व नहीं रह जाएगा, बिकॉज वो सिंपली डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला कॉलम पहले आ रहा है, कौन से वाले इंटरव्यूअर की रैंक पहले आ रही है, कौन से वाले की बाद में आ रही है। अगर आप अभी इसको इंटरचेंज कर दो तो सिंपली नंबर ऑफ कॉन्कॉर्डेंट पेयर और नंबर ऑफ डिस्कॉर्डेंट पेयर्स जो है बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। अगर आप अभी कॉलम्स चेंज कर दो तो हो सकता है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए, बट क्या वाकई में उस वैल्यू, वो जो नेगेटिव साइन आएगा उसका कोई महत्व होगा? नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव साइन सिर्फ इस बेसिस पे लगा है कि आप जो है पहले कॉलम में किस इंटरव्यूअर के द्वारा दी गई रैंक्स लिख रहे हैं और सेकंड वाले में किस इंटरव्यूअर के द्वारा दी गई रैंक्स लिख रहे हैं। तो इसीलिए साइन का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आ सकता, अभी अगर कॉलम चेंज कर दो तो वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती हैं, बट ये जो है कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू से मीनिंग निकालने का, जब आप सिर्फ कॉलम एक्सचेंज करके जो है साइन बदल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन केंडल्स टॉ एंड स्पीयरमैन्स रो, क्योंकि दोनों ही ऑर्डिनल डाटा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो द मेन डिफरेंस इज केंडल्स टॉ स्मॉलर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर जो वैल्यू निकल के आती है ना केंडल्स टॉ की, वो स्पीयरमैन्स रो से छोटी वैल्यू होती है ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ऐसे होगा, और यूजुअली लार्जर सैंपल साइजेस के लिए स्पीयरमैन्स रो इस्तेमाल होगा, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी ज़्यादातर लार्जर होती है स्पीयरमैन्स रो के केस में। कैंडल्स टॉ के केस में कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स के आइडेंटिफिकेशन पे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, और इस केस में स्पीयरमैन वाले के केस में याद करो क्या करते थे, जो रैंक्स दी गई होती थी उसका डिफरेंस लेते थे, डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स, और उसका स्क्वायर करते थे। सो ये डेविएशंस पर बेस्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं। केंडल्स टॉ इनसेंसिटिव टू एरर है, ठीक है, और स्पीयरमैन्स रो मच मोर सेंसिटिव टू एरर है एंड डिस्क्रिपेंसीज इन डाटा। वो क्यों? स्पीयरमैन्स रो के केस में आप डेविएशन लेते हो, यानी कि आप रैंक्स के बीच का डिफरेंस निकालते हो। जब हम दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो नंबर्स नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और अगर डिस्क्रिपेंसी हो डाटा में, मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है वो डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर तो डी स्क्वायर करना है, किसी चीज़ का स्क्वायर करो तो वैल्यू और बड़ी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में फाइनल रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये सेंसिटिव टू एरर है। लेकिन केंडल्स टॉ जो है वो इनसेंसिटिव टू एरर है। क्यों? इस केस में एक आध वैल्यू इधर उधर हो भी गई तो भी कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स की वैल्यू पे इतनी आसानी से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ एक नंबर के बाद में उससे बड़ी हैं या उससे छोटी हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ेगा, एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट विद स्मॉलर सैम्पल साइजेस।
फिर देखिए ज़्यादातर सिचुएशंस में, ज़्यादातर केसेस में हालांकि कैंडल स्टॉ और स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं और इनसे सेम इन्फरेंसेस यानी कि सेम इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते हैं। फिर भी कैंडल स्टॉ की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ बेटर हैं क्योंकि ये इनसेंसिटिव टू एरर है और स्मॉलर सैम्पल साइजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए कंपैरेटिवली बेटर है। अब इसके भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर टेबल्स हो, स्क्वायर टेबल कौन सी होगी? जिसमें इक्वल कॉलम और इक्वल रोज हो, तो उसमें टॉ ए और टॉ बी इस्तेमाल होता है। टाइड रैंक्स का केस हो तो टॉ बी इस्तेमाल होता है। रेक्टेंगुलर टेबल्स हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते हैं क्वेश्चन में, वहाँ पे टॉ सी इस्तेमाल होता है। जो स्क्वायर टेबल्स होती हैं उनके लिए टॉ बी और टॉ सी की वैल्यू लगभग सेम निकल के आती है। अब मैं इसके आगे नहीं जा रही हूँ, टॉ ए टॉ बी टॉ सी पे मैं नहीं जा रही हूँ, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैंने यहाँ पे जो है इंक्लूड किया था। ये भी मतलब आप समझो इतना ज़्यादा भी अपने सिलेबस में नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया है। अदरवाइज इनके मैनुअल कैलकुलेशंस यूजुअली सीधे सॉफ्टवेयर से करते हैं लोग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मतलब मैनुअल कैलकुलेशंस करते ही नहीं है, यूजुअली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इन सब के लिए, और यही चीज़ नेक्स्ट मेथड में भी अप्लाई होती है, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड इज द नेक्स्ट मेथड। बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का, तब जब हम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन। जब हम सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, जब हम सिर्फ इतनी बात जानना चाहते हैं तब इस मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो इट इग्नोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस, ये मैग्नीट्यूड को, वैल्यूज को इग्नोर करता है, और इसीलिए ये बात लिखी हुई है कि इक्वल वेट इज गिवन फॉर स्मॉल एंड बिग चेंजेस। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर दो वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं, वो टेबल में आपको पता चलेगा जब अभी मैं कराऊंगी, अगर दो वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं, 28 माइनस 25 है, तो पता है क्या करेंगे, 28 माइनस 25 पॉजिटिव होगा ना, तो खाली पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, ये +3 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे ही नहीं। We will only use the sign in the calculation। तभी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जब साइन का पता लगाना हो, डायरेक्शन ऑफ चेंज पता लगाना हो, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं हो, तब ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है। और इक्वल वेट क्यों कह रहे हैं कि स्मॉल चेंज हो या बिग चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ इक्वल वेट दिया जा रहा है। क्यों 28 माइनस 25 लिख लूँ, या मैं लिख लूँ 32 माइनस 25, ऑब्वियस सी बात है 32 माइनस 25 बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हम केवल क्या लिखेंगे, प्लस का साइन। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो साइन क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी। तो 32 माइनस 25 दैट इज +7, 28 माइनस 25 +3। नंबर से मतलब ही नहीं है 7 और 3 से, मतलब है सिर्फ साइन से। सो व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा सैम्पल साइज हो, बहुत सारे नंबर्स हो और फटाफट से क्विक आइडिया चाहिए हो सिर्फ हमको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप का, तब इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। सो द नेचर ऑफ कोरिलेशन इज नोन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। ये देखो, अगर दो वैल्यूज का डिफरेंस ले रहे हो, डेविएशन ले रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में जो साइन आएगा उससे लेना देना है, उससे जो है हमें वेरिएबल्स के बीच का जो भी रिलेशनशिप होगा उसके बारे में पता चलेगा। अगर डेविएशंस दो वेरिएबल की कॉन्करेंट है तो इसका मतलब दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अदरवाइज दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर जो है साइन सेम है तो हम कॉन्करेंट मानेंगे, साइन अलग है तो हम उसको कॉन्करेंट नहीं मानेंगे। ये चीज़ आगे एग्जाम्पल से क्लियर होगी। वैल्यू जो है इसकी भी -1 to +1 की रेंज में होती है, लाइक अदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका। ये ईयर दे रखा है, ये प्राइस और डिमांड दे रखा है। प्राइस और डिमांड के बीच में हमको सिर्फ रिलेशनशिप पता करना है। तो इसमें करते क्या है, जैसे कि इससे पहले वाले साल में जो वैल्यू दे रखी है वो है 25, यहाँ पे 28। अब इससे पहले वाला तो ईयर है ही नहीं, 90 से पहले का डाटा है ही नहीं, तो वो तो छोड़ दो। तो क्या करेंगे, 28 माइनस 25, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए तो प्लस का साइन लगा दिया। 30 माइनस 28, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, प्लस का साइन लगा दिया। 23 माइनस 30 -7, माइनस का साइन लगा दिया। 35 माइनस 23, सो 35 माइनस 23 इज 7 and 5 12, प्लस का 12 आना चाहिए है, सो प्लस लगा दिया। 38 माइनस 35 प्लस साइन, 39 माइनस 38 प्लस साइन, 42 माइनस 39 प्लस साइन। जस्ट यूज द साइन, फॉरगेट द वैल्यू। ऐसे ही इस वाले में करेंगे दूसरे वेरिएबल के केस में। लेट्स से एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये x एंड y, तो इसमें भी सिंपली ऐसे ही करना है। पहला वाला छोड़ दो, देन 34 माइनस 35 -1, तो माइनस लगा दिया। 35 माइनस 34 प्लस का साइन एंड सो ऑन। तो ये दोनों वेरिएबल्स में हम सिर्फ क्या करेंगे, डिफरेंसेस ले लेके, डेविएशन ले लेके सिर्फ साइन यूज करेंगे। फिर इन दोनों साइंस का प्रोडक्ट निकालेंगे।
इसको हम बोलेंगे डेविएशन, ये जो साइन हमने यहाँ लिखे ना ये कहलाएंगे डेविएशन फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, और इन दोनों डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस वैल्यू क्या होती है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, इस तरीके से। तो जितनी बार ये प्लस आता है उसको मानते हैं कॉन्करेंट डेविएशन है, ठीक है। क्यों, ये भी देख लो। देखो प्लस कब आ सकता है, प्लस तब आ सकता है जब दोनों ही वेरिएबल्स में प्लस का साइन आया हो, तब आएगा प्लस। तो देखो दोनों ही वेरिएबल्स में प्लस का साइन है, मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और या फिर दोनों ही वेरिएबल्स में माइनस का साइन हो, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑल्सो बिकम्स प्लस। तो माइनस माइनस का साइन है दोनों में, मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब भी प्लस का साइन आएगा तभी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बाकी किसी भी केस में आप देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा माइनस ही तो आएगा। सो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। कॉन्करेंट मतलब सेम डायरेक्शन में कब मूव कर रहे हैं, जब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्लस आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। सो सिर्फ कॉन्करेंट डेविएशंस का पता लगाना है, कितनी है यहाँ पे 2 प्लस आए हैं फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल रिजल्ट्स में। सो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशन आर सी से, आर और सबस्क्रिप्ट में नीचे सी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला है प्लस माइनस रूट 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m। सो 2 इंटू सी, सी मतलब नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। कॉन्करेंट डेविएशंस ये जितने भी प्लस के साइन आए हैं फाइनल प्रोडक्ट में, तो 2 आए हैं, सो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, माइनस m, m है यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है। ये जो पहली वाली है दिस वुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उससे पहले वाली फिगर अवेलेबल नहीं थी। तो जिनके आगे साइंस आएंगे वही हमारी जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, 4 माइनस 7 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7, माइनस का साइन बाहर आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 0.65। सो माइनस 0.65 इज अप्रॉक्सीमेटली द आंसर। अब ये भी समझो ये यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा रखा है बार बार, वो प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। हालांकि वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी वो प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा 2c माइनस m पे। ये जो चीज आएगी ना वैल्यू 2c माइनस m, अगर ये प्लस में आएगी तो सिंपली प्लस में आप वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू माइनस में आएगी तो आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। ये मत सोच लेना कि रूट लगी हुई है, रूट लगी हुई है तो हम रूट के बाहर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रूट्स लेनी है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जो वैल्यू 2c माइनस m की आएगी, ठीक है, उसका जो साइन होगा सिंपली वो साइन आप बाहर लगा दोगे। बाकी सिंपल कैलकुलेशन जैसे होता है वैसे कैलकुलेशन करना है। सो ये मेथड आप देख सकते हैं कि क्विकली एस्टिमेट निकालने के लिए काफ़ी आसान मेथड है, बट इसमें श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की होगी, साइन की, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की। नंबर जो आ रहा है वो इतना रिलायबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि नंबर्स हमने कहीं यूज़ ही नहीं करे इसमें डेविएशंस के। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिर देखिए एक एक्सेप्शनल केस, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के बराबर हो, इक्वल हो। भाई हमने ऐसे करना है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली वैल्यू भी 25 नीचे भी 25, तो ये बराबर वैल्यूज हो गई, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे उस केस में, ठीक है, लाइक दिस। सो अगर एक इक्वल टू का साइन हो और एक प्लस का साइन हो तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कितना मानेंगे, माइनस। एक इक्वल टू का साइन हो, एक माइनस का साइन हो तो माइनस, प्लस का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, माइनस, माइनस का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, माइनस। मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस जो है वो हम माइनस ही मान के चलेंगे उस केस में। अगेन दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन यू हैव सॉफ्टवेयर्स, SPSS सॉफ्टवेयर, रिव्यूज़ वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना अपनी रिसर्च के, उसमें डाटा फीड करते हैं, अपने पास डायरेक्टली जो है वैल्यू आ जाती है। मैनुअल कैलकुलेशन इससे भी बहुत कम करी जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है ये, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन एंड बाइसेरियल कोरिलेशन, ठीक है। बट इसका तो मैंने क्वेश्चन भी लगा के नहीं दिखाया बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं इसका पूरा क्वेश्चन आप लोगों को लगा के दिखाऊं। सो ये तो पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर से ही जो है क्वेश्चन इसका लगता है, वैल्यूज़ उसी में फीड करके। फिर भी इसकी खासियत मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन जो है वो कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और एक डाइकोटोमस वेरिएबल है। अब इसका मतलब समझो, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है इंटरवल और रेशियो लेवल डाटा,
ठीक है, जिसमें वैल्यूज जो है रेंज में होती है, कोई भी वैल्यू जो है ली जा सकती है। डाइकोटोमस, डाइकोटोमस का मतलब है टू, और डाइकोटोमस की जगह पे हम बाइनरी शब्द भी बोल सकते हैं। सो डाइकोटोमस वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल का मतलब होता है वेयर द वेरिएबल कैन टेक ओनली टू वैल्यूज। ठीक है, अब ओनली टू वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि आपने क्वेश्चनर में भरवाना है किसी का जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। ठीक है, सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर केवल दो ऑप्शंस है, वो कहलाते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल। तो जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, एक डाइकोटोमस वेरिएबल होगा, तब पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अजम्पशन क्या होते हैं इसके, कोई आउटलायर्स नहीं होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए और इक्वल वेरिएंसेस यानी कि होमोस्केडास्टिसिटी होनी चाहिए है। ये तीनों पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूंगी कि आउटलायर्स क्या होते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या इक्वल वेरिएंसेस क्या होते हैं। ये इसका फॉर्मूला है सिंपली RPB मतलब पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन, M1 माइनस M0 डिवाइडेड बाय SN रूट PQ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ज़्यादातर देखो पहली बात तो इनसे क्वेश्चन आने का कोई खास स्कोप नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूला आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अजम्पशन क्या है, और या फिर ये पूछा जा सकता है कि पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कब इस्तेमाल होगा। अब आगे जो मैं आपको कुछ मेजर्स पढ़ाऊंगी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि कब वो मेजर इस्तेमाल होना चाहिए। तो पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन तब इस्तेमाल होता है जब एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, एक डाइकोटोमस वेरिएबल हो, डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल मतलब जिसके सिर्फ दो ऑप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक दिस पर्सन, येस और नो, दो ही ऑप्शन है भाई, या तो येस करो या नो करो, तो इस तरीके के दो ही ऑप्शन हो। फिर है बाइसेरियल कोरिलेशन, बाइसेरियल और पॉइंट बाइसेरियल लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें भी एक डाइकोटोमस वेरिएबल होता है और एक इंटरवल स्केल्ड वेरिएबल होता है, इंटरवल या रेशियो लेवल डाटा मतलब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, सेम ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन में जो डाइकोटोमस वेरिएबल लिया जाता है वो ट्रू या डिस्क्रीट डाइकोटोमी वाला होता है, जबकि ये जो बाइसेरियल कोरिलेशन है इसमें डाइकोटोमस वेरिएबल आर्टिफिशियल डाइकोटोमी वाला होता है। इसका भी मतलब समझो क्या होता है। नेचुरल डाइकोटोमी या जिसको हम बोले ट्रू डाइकोटोमी, डिस्क्रीट डाइकोटोमी, वो क्या होती है। मैंने आपको पूछा डू यू लाइक मी, आंसर आपके पास दो हैं, येस और नो। ठीक है, तो ये है ट्रू डाइकोटोमी। मैंने पूछा जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, ये है ट्रू डाइकोटोमी। लेकिन आप किसी से पूछो बेटा तुम पास हुए या फेल हुए, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखने में तो अपने को क्या लग रहा है कि दो ही ऑप्शन है, पास या फेल, लेकिन पास या फेल का पता किससे चलता है, स्कोर्स से बच्चे के। और स्कोर्स जो है वो तो क्वांटिटेटिव डाटा है प्रॉपर्ली, वो तो जो है लेट्स से बच्चे का 1 से लेके 100 मार्क्स का पेपर था, तो 1 से लेके 100 की रेंज में कोई भी स्कोर आ सकता है बच्चे का। ये तो हम लोगों के बनाए हुए कट ऑफ है कि भैया अगर 33% मार्क्स आ गए या 100 में से 33 मार्क्स आ रहे हैं या कहीं कहीं 40 होते हैं, इतने आ गए तो बच्चा जो है पास है, इससे नीचे आए तो बच्चा फेल है। तो ये कट ऑफ तो हमारे आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। ऐसे हो सकता है क्या पता किसी स्कूल में 50% पे पास करते हो, तो इस चीज़ में तो कोई फिक्स्ड नहीं है। इसमें आप जिस चीज़ के बेसिस पे पास या फेल बोल रहे हो ना, वो वेरिएबल अपने आप में कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो तो इंटरवल लेवल का जो है डाटा हो गया। तो ऐसे वाले केसेस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्रिएट करी जा रही है। पास या फेल के केस में आप आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि स्कोर तो 1 से लेकर 100 की रेंज में हो सकते हैं। किसी स्कूल में 33% पे जो है पास माना जाता है, किसी में 40% पे पास माना जाता है, किसी में 50% पे पास माना जा सकता है। तो यहाँ पे पास और फेल का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, सब स्कूल्स का अपना अपना हो सकता है, और आप स्कोर्स के बेसिस पे वो पास या फेल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल हुए। सो बाइसेरियल कोरिलेशन के केस में हम जो है आर्टिफिशियल डाइकोटोमी पे काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है, इसका पता हाइट से चलेगा। अब हाइट भी तो इंटरवल लेवल डाटा है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। हाइट 4 भी हो सकती है, 4 फुट 1 इंच भी हो सकती है, 4 फुट 2 इंच भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। भाई कैसे आप कोई बता सकते हो कि कोई टॉल है या शॉर्ट है, ये तो हम लोगों ने कट ऑफ बना दिए। अच्छा 5'4" है या 5'4" के ऊपर है, टॉल है। 5'4" से छोटा है या 5 फुट से छोटा है, शॉर्ट है। तो ये कट ऑफ तो इंसान की बनाई हुई है, हम लोगों की बनाई हुई है। दिस इज नॉट नेचुरल डाइकोटोमी, ये नेचुरल डाइकोटोमी नहीं हुई। यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट्स जो हैं जिस डाटा के बेसिस पे निकाले जा रहे हैं ना, वो डाटा अपने आप में कॉन्टिन्यूस डाटा है, तो ये आर्टिफिशियल डाइकोटोमी हुई। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। फॉर्मूला RBB मतलब बाइसेरियल कोरिलेशन, y1 माइनस y0 into PQ डिवाइडेड बाय y, दिस होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट इज सिग्मा y। फॉर्मूला को भी मैंने ज़्यादा डिटेल में इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, लुकिंग एट द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम।
फिर देखिए अगर हमको पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन पता है तो हम पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन से भी बाइसेरियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं. सो फॉर्मूला होगा R ऑफ बाइसेरियल कोरिलेशन, RPB मतलब पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन डिवाइडेड बाय H, देन रूट ऑफ P0 1 माइनस P0 से मल्टीप्लिकेशन. सो ओनली द फॉर्मूलाज किस तरीके के वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप निकालते हैं और अगर अजम्पशन मैंने कहीं पे मेंशन कर रखे हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ये मैंने लास्ट में एक टेबल प्रेजेंट करी है टू समराइज कि कौन कौन से डाटा के लिए कौन से कोरिलेशन मेजर का इस्तेमाल होना चाहिए है. अब मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी. एक होता है कोरिलेशन, एक होता है एसोसिएशन. हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, एक होगा मेजर्स ऑफ एसोसिएशन. तो भैया एसोसिएशन शब्द और कोरिलेशन शब्द में कोई फ़र्क है क्या? लगते तो दोनों सेम से ही हैं अगर इंग्लिश में पढ़ो तो, लेकिन हम इंग्लिश नहीं, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इनमें भी फ़र्क है. कोरिलेशन ओनली मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं बल्कि कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो. सो कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को जब हम मेजर करते हैं तो जिन मेथड्स के थ्रू मेजर करते हैं उनको मेजर ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. सो मेजर ऑफ एसोसिएशन एक वाइडर टर्म है जो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके के रिलेशनशिप को स्टडी करता है. मेजर्स ऑफ एसोसिएशन में वो मेथड्स आते हैं वो मेथड्स आते हैं जो कर्वीलीनियर और लीनियर दोनों तरीके के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं. जबकि मेजर्स ऑफ कोरिलेशन जो है उसमें सिर्फ वही मेथड्स आते हैं जो दो वेरिएबल्स के बीच के लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं. सो अब देखिए जब हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट इस्तेमाल होना चाहिए है. ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, एक वेरिएबल ऑर्डिनल लेवल का है. ठीक है, तो बाइसेरियल मेथड इस्तेमाल होना चाहिए है. सो एक है क्वांटिटेटिव यानी कि एक कॉन्टिन्यूस लेवल डाटा है, इंटरवल या रेशियो लेवल डाटा है, और एक हमारे पास ऑर्डिनल लेवल का है तो बाइसेरियल. और अगर नॉमिनल है, क्वांटिटेटिव के साथ एक जो है वो नॉमिनल है तो फिर पॉइंट बाइसेरियल मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए. एक्चुअली जो पीछे हमने पढ़ा कि डाइकोटोमस होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के साथ. सो डाइकोटोमस वेरिएबल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉमिनल डाटा ही कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया क्वेश्चनर में भरो जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो आपके पास किस तरीके का डाटा आया? नॉमिनल डाटा आया. तो इसीलिए यहाँ पे नॉमिनल लिखा हुआ है और कुछ केसेस में उसको आप ऑर्डिनल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे वो स्कोर्स वगैरह वाले केस में था. फिर देखिए अगर आपके पास एक ऑर्डिनल लेवल डाटा है एक क्वांटिटेटिव है तो बाइसेरियल कोरिलेशन. एक ऑर्डिनल डाटा है दूसरा भी ऑर्डिनल डाटा है तो स्पीयरमैन्स रो. ठीक है, हम रैंकिंग देते हैं, कैंडल्स रैंक कोरिलेशन हो गया, स्पीयरमैन रो हो गया, ये सारे रैंक्स पर बेस्ड होने वाले कोरिलेशन मेजर्स हैं. तो दोनों ही डाटा एक्स वेरिएबल भी वाई वेरिएबल भी दोनों ऑर्डिनल हैं तो स्पीयरमैन्स रो कोरिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कैंडल वाला जो हमने पढ़ा था वो भी रैंक्स पर ही बेस्ड था, दोनों वेरिएबल ऑर्डर में थे, उसको भी कर सकते हैं. और एक होता है टेट्राकोरिक आर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर एक नॉमिनल है एक ऑर्डिनल है तो उस केस में भी रैंक बाइसेरियल कोरिलेशन यूज हो सकता है. एक नॉमिनल है एक क्वांटिटेटिव है तो पॉइंट बाइसेरियल. एक नॉमिनल है एक ऑर्डिनल लेवल का डाटा है तो रैंक बाइसेरियल. और दोनों अगर नॉमिनल है मतलब ऑर्डिनल में फिर भी डाटा को एटलीस्ट सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है, एटलीस्ट रैंक किया जा सकता है. नॉमिनल डाटा का तो मतलब है यू कैन ओनली क्लासीफाई एंड टेबुलराइज, आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, सो दोनों ही अगर एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल दोनों ही नॉमिनल है तो मतलब बिल्कुल ही क्वालिटेटिव डाटा है आपके पास, उस केस में फी और लैम्डा जैसे कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेबल के थ्रू मैंने समझाया है. यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी नज़र डालनी है कि भाई कौन कौन से लेवल ऑफ डाटा के लिए कौन सा वाला टेस्ट इस्तेमाल हो सकता है. दैट्स इट. थैंक यू.